Hello dear student, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of surface chemistry. In our last lecture we have learned about what is adsorption, what is absorbent and what is adsorbate. Okay. Now we have to learn some more terminology of the adsorption in this particular lecture. Okay. First of all we are going to learn adsorption but in the reverse phase. Okay. Suppose this is the absorbent and this is the adsorbate. And this reaction is known as a adsorption. Now what about this? Reversible phase of the adsorption is known as a desorption. Clear? So desorption is nothing but the reversible phase of the adsorption in which the absorbed particle are known as absorbate remove or release from the interface or remove from the outer phase of the absorbent. That process is known as a desorption. Clear? Okay, you can see यहाँ पे हमारे पास एक absorbent है, वो कहाँ पे अटैच हो चुके हैं ऑन दी सरफेस ऑफ दी एब्सॉर्बेंट. प्रेशर लो करते हैं ज़्यादातर केस में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेशर लो करना पड़ेगा, या फिर हम हीट करते हैं तो उसके साथ ये रिएक्शन होगी. इन जनरल केस हमने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दैट अगर मैं ये सरफेस के ऊपर एब्सॉर्बन करना चाहता हूँ देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लेरिफाई दी सरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल. और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन क्रिएट ई रिवर्स वैक्यूम और यू कैन से वैक्यूम प्रेशर, लोअर प्रेशर में क्रिएट कर सकता हूँ. सो यहाँ पे भी अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूँ, इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर देन आई एम सपोर्टिंग द मॉलिक्यूल्स और यू कैन से एब्सॉर्बेट टू स्टे देयर. इफ आई रिटेन दी प्रेशर और मैं यहाँ पे प्रेशर क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डिक्रीज दी प्रेशर, देन प्रेशर डिक्रीज होने के साथ ये क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगी. एंड अनदर केस डिहाइड्रेशन. सर डिहाइड्रेशन इज द केमिकल टर्मिनोलॉजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर केमिकल टर्मिनोलॉजी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में कहीं जगह पे हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा है, H2O मॉलिक्यूल को दूर करना. बट इन अ सिंपल लैंग्वेज आपके पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर पानी अंदर चला गया तो वो पानी को हम क्या करना पड़ेगा, वो पानी को सर बाहर निकालना पड़ेगा. इन जनरल उसके लिए ज़्यादातर जो घर पे हम काम कर सकते हैं दैट इज़ उसको सर थोड़ा वार्म करो, मतलब विद इंक्रीज द टेम्परेचर द वाटर मॉलिक्यूल में बी रिलीज फ्रॉम द सरफेस. सो first is lower the pressure and second is heat or you can say increase the temperature, that particular molecules are absorbed released ready to release from the surface of the adsorbent. That reaction is known as a desorption. Clear? Adsorbate release from the surface of the adsorbent is known as a desorption. Clear? इसके लिए बेस्ट एग्जांपल वही इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वाला हमको याद रखना है. देन absorption. Clear? In last lecture we have learned about adsorption. There is a quite difference between adsorption and absorption. What is absorption and what is adsorption? हमने ये पढ़ा था. Then suppose this is the absorbent and this molecule are absorbate. This is absorbent and these molecules are absorbate. And this particular reaction is known as a adsorption. If they going to the interface or inner phase और यूनिफॉर्मली डिवाइड होते हैं, मतलब वो एब्सॉर्बेंट के इनर फेस तक चले जाते हैं और यूनिफॉर्मली डिवाइड होते हैं, देन दैट रिएक्शन इज नॉन एज अ एब्सॉर्प्शन. भी एब्सॉर्प्शन हो चुका है. यू कैन सी अगर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आते हैं और यहाँ पे ये अगर स्टेबल हो जाते हैं देन दिस रिएक्शन विल बी एब्सॉर्प्शन. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, द मॉलिक्यूल्स और वी कैन से एडसॉर्बेट गोइंग टू दी इनर फेज और यूनिफॉर्मली वहाँ पे डिवाइड होते हैं, आउटर सरफेस पे कुछ नहीं है. दैट रिएक्शन इज नॉन एज अ एब्सॉर्प्शन. व्हेन अ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड और लिक्विड, अंदर चले जाते हैं यूनिफॉर्मली, तो फिनोमिना is called absorption. Clear? This is the phenomena of absorption. Here we have one example, H2O on anhydrous CaCl2. If H2O vapor, H2O gas or we can say H2O vapor, if H2O vapor in touch of silica gel then the reaction is adsorption. Here H2O vapor is there but absence of silica gel, here presence of anhydrous CaCl2. Suppose this is the body of anhydrous CaCl2 and this molecule are nothing but the H2O vapor molecule. Another example is ink on the chalk.
चौक के ऊपर या फिर इंक के सॉल्यूशन में सिंपली हम ये करते हैं, ये सॉल्यूशन है इंक का सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम चौक को डिप करते हैं, वाइट चौक जिससे हम जनरल केस में बोर्ड पे लिखते हैं वो चौक। तो उसके साथ क्या होने वाला है, वहाँ पे दो मतलब पोर्शन है इन द इंक। फर्स्ट पोर्शन इज कलर्ड पार्टिकल एंड सेकंड इज मीडिया और यू कैन से वाटर इफ सॉल्वेंट इज वाटर or any other solvent may be possible there, but two portion is there, colored particle and the media or solvent. If ink on chalk, चौक के ऊपर अगर हम इंक को लगाने की ट्राई करें तो क्या होगा, that color particles are attack on the outer surface, कलर पार्टिकल हो आउटर सरफेस पे ही अटैक करेंगे और वहाँ पे ही स्टेबल हो गए, that reaction is known as a adsorption, जो हमने कल पढ़ा था। बट उसका जो सॉल्वेंट है, दैट सॉल्वेंट इज ट्राइंग टू गो इनसाइड दी चौक, वो इनसाइड तक चले जाएगा और यूनिफॉर्मली मतलब यहाँ पे सेट हो गया अंदर तक। दैट पर्टिकुलर रिएक्शन ऑफ दी मीडिया और वाटर और सॉल्वेंट ऑन दी चौक, दैट एग्जाम्पल इज ऑफ दी एब्सॉर्प्शन। क्लियर? नाउ द लास्ट टर्मिनोलॉजी इज सॉर्प्शन। व्हाट इज सॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन प्लस एब्सॉर्प्शन। I repeat, adsorption plus absorption is known as absorption. अगर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है then that reaction is known as a sorption. You can see ये एग्जाम्पल यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमको दिख रहा है that is the example of adsorption. I repeat, this is the example of adsorption. Uniformly going inside the molecule or inside the solid, this is known as a absorption. Here this is the surface of the solid, जिसको अभी मैं डार्क कर रहा हूँ। You can see there are some molecule inner side of the solid also there and outer side of the molecule is also there. So we can say adsorption is there plus absorption is also there. So both phenomena together or simultaneously is known as a sorption. Clear? So adsorption plus absorption is known as a sorption. It may be defined as the process in which both adsorption and absorption take place simultaneously. साथ होने चाहिए तब ये sorption होगा। What is the example? यही इंक वाला एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं, चौक इन दी इंक और इंक ऑन दी चौक। चौक के ऊपर इंक लगाने की ट्राई करते हैं या फिर सॉल्यूशन इंक का लेते हैं और उसके अंदर चौक को डीप करते हैं, तब क्या होगा? सर यहीं पे आपने समझा ही दिया, जितने कलर्ड पार्टिकल है दिस आर द कलर पार्टिकल्स। कलर पार्टिकल कहाँ पे एडसॉर्ब हो रहे हैं? आउटर सरफेस पर, दिस इज द एडसॉर्प्शन। बट सॉल्वेंट के जो भी पोर्शन है वो कहाँ पे जा रहे हैं? इनसाइड द चौक। और ये दोनों को अगर हम साथ में ड्रॉ करें तो क्या होगा? अगर दोनों को साथ में ड्रॉ करें तो ये बाहर रहेगी, दैट आर कलर पोर्शन कलर पार्टिकल, और जो अंदर है दैट आर दी सॉल्वेंट्स पार्टिकल यूनिफॉर्मली। सो बोथ रिएक्शन टुगेदर देयर, सो दिस इज नॉन एज अ सॉर्प्शन। आई होप नाउ यू आर aware to the desorption, adsorption, absorption and finally sorption. There is one question should ask in the exam, that is the difference between absorption and adsorption. Adsorption और absorption के बीच में डिफरेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। सर बहुत ही सिंपल है, दिस इज adsorption और ये मार्कर के अंदर जो रिफिल है दैट इज एब्सॉर्प्शन। रिपीट, आई रिपीट, दिस इज एडसॉर्प्शन और मार्कर के अंदर जो रिफिल है दैट इज एब्सॉर्प्शन, दैट इज द डिफरेंस। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज आप कोई कपड़ा लेके बैठो या फिर आपके सामने कपड़ा पड़ा है और उसके ऊपर गर्म चाय या फिर ऑयल या फिर कोई कलर पार्टिकल हल्दी वगैरह टर्मेरिक वगैरह गिरता है तो उसका कलर वहाँ पे थोड़ी देर में अंदर तक चला जाएगा। अगर अपर सरफेस पे और तब जाके आप उसको साफ कर दे तो देन आपने मतलब रिएक्शन अभी स्टॉप कर दी तो कोई पोर्शन नहीं है। बट अगर एक बार अंदर तक चला गया, अगर एक बार उसका एब्सॉर्प्शन हो गया, फिर वो कलर को निकालना थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा। क्लियर? और एब्सॉर्प्शन के एग्जांपल पर्टिकुलर हमने देख रखे। एब्सॉर्प्शन के एग्जांपल यहाँ पे मैंने एनहाइड्रस CaCl2 और इंक प्लस वाटर और यू कैन से एनी अदर मीडिया वो हमने देख लिया। सॉर्प्शन भी हमारे से अभी फैमिलियर है। देयर आर सम मोर एग्जांपल विच वी आर गोइंग टू लर्न आफ्टर द मैकेनिज्म ऑफ द एब्सॉर्प्शन। क्लियर? बिफोर दैट प्लीज़ जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। Okay friends, so one of the most important question for the adsorption, actually on the basis of this question you can understand the whole adsorption process clearly.
ओके, एब्सॉर्प्शन प्रोसेस को क्लियर समझने के लिए क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है। फ्रॉम माई साइड अगर मैं बोर्ड का पेपर सेट कर रहा होता तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन इन द राइटिंग पोर्शन, यहाँ से मैं राइटिंग क्वेश्चन नहीं निकालता, बट दिस क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द MCQ एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ से मेरे को शॉर्ट क्वेश्चन निकालना है, मेरे पास वेराइटी रहेगी, MCQ निकाला देन अगेन मेरे पास वेराइटी रहेगी। सो फ्रॉम माई साइड दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन एंड द MCQ, बट हमारा बोर्ड का कुछ नहीं कह सकते, राइटिंग में भी आ सकता है। सो दोनों तरीके से हमको याद रखना है। फर्स्ट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन की मैकेनिज्म समझने के लिए पहले तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, एडसॉर्प्शन क्यों होता क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न दैट एब्सॉर्प्शन कैन बी प्लेस्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रीज़न। सी यहाँ पे मैंने दो बल्क रखे हैं, फर्स्ट इज लिक्विड एंड सेकंड इज सॉलिड, विच वी आर ऑलरेडी नो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एटम ऑफ द इनर साइड ऑफ द लिक्विड, अगर मैं कोई ऐसा एटम की बात कर रहा हूँ विच इज़ इनर साइड ऑफ द लिक्विड, तो उसके साथ क्या होगा, उसकी सभी बाजू में मतलब सेम एटम रहेंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, और उन सब के साथ उसका अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। सो वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर एटम अपर साइड, लोअर साइड, लेफ्ट राइट, आगे पीछे सभी जगह से सर बैलेंस फोर्स है। इफ़ यू एम टॉकिंग अबाउट दिस सॉलिड, यहाँ पे भी इसको भी 3 डायमेंशन में अगर हम समझ करें तो सर यहाँ से भी जितना अट्रैक्शन है, बाजू में से, ऊपर में से, नीचे में से, आगे पीछे, दैट इज अगेन एज पर एज द लिक्विड। सॉलिड में भी मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज इन द बैलेंस फॉर्म, यहाँ पे बैलेंस अट्रैक्शन है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एटम ऑफ द सरफेस, तो क्या होगा, सपोज ये एटम की अगर हम बात करें तो इसके दाएं से अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल है, बाएं है, नीचे है, आगे भी है और पीछे भी है, बट व्हाट अबाउट द अपर साइड, सर वहाँ पे अपर साइड से कुछ नहीं है, दे आर नॉट इन द सेम एनवायरनमेंट। इनर साइड एटम एनवायरनमेंट एंड सरफेस एटम्स एनवायरनमेंट आर नॉट इक्वल और नॉट कॉमन। यहाँ पे बैलेंस फोर्स है, मतलब आगे से जितना फोर्स है उतना पीछे से, उतना दाएं से, उतना बाएं से, उतना ऊपर से, उतना नीचे से, सो बैलेंस फोर्स। बट if we are talking about the surface molecule, yes there is lack of some attraction, नीचे से है, दाएं से है, बाएं से है, आगे से है, पीछे से, बट ऊपर से नहीं है। सेम विद दी सरफेस एटम ऑफ द सॉलिड, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नहीं बोल सकते सर, नीचे से, आगे से, पीछे से, बट यहाँ से कुछ तो कम पड़ रहा है। जो फोर्स अभी कम पड़ा है दैट फोर्स, उसको हम अभी बोलेंगे दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे बैलेंस है, इनर साइड एटम पे बैलेंस है, बट दी ऑन दी सरफेस देर इज अनबैलेंस्ड फोर्स, और वी कैन से रेसिड्यूअल अट्रैक्टिव फोर्स। ये रेसिड्यूअल है, क्या करेंगे, मतलब बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, बैलेंस करने की ट्राई करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना सर, यहाँ पे ऊपर कुछ होना चाहिए तो बैलेंस हो जाएगा। सो उसके लिए वो क्या करेंगे, आउटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन एडसॉर्प्शन टेक प्लेसेस। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस रेसिड्यूअल अट्रैक्टिव फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस, वो आउटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर विद दी सॉलिड ऑल्सो, जितने भी आउटर सरफेस के मॉलिक्यूल है, बिकॉज ऑफ residual attractive forces or we can say unbalanced forces, they are trying to attract the outer molecule of the liquid, solid or gas on the surface and become balanced forces, उसका खुद का फोर्स बैलेंस करने की ट्राई करेंगे, so that ये एडसॉर्प्शन रिएक्शन पॉसिबल बनती है। सो रीजन इज surface particles of the absorbent, surface particle of the absorbent are in not in the same environment as the particles in the bulk। जो bulk के अंदर के molecules है, atoms है, उसके comparison में इसका environment equal नहीं है, they are not in the equal phase, clear। because of this residual attractive forces or unbalanced forces, again I repeat, adsorption process can be possible। now अभी सर जितना सरफेस ज़्यादा रहेगा उतना ये रेसिड्यूअल एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा रहेगा, और जितना रेसिड्यूअल एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है उतना एडसॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सो अपॉन दी बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी वी कैन से दैट मोर सरफेस मोर एडसॉर्प्शन, क्लियर, मोर सरफेस मोर एडसॉर्प्शन। जितना सरफेस ज़्यादा है उतना सरफेस मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए, जितने सरफेस मॉलिक्यूल ज़्यादा है उतना रेसिड्यूअल अट्रैक्टिव फोर्स और यू कैन से अनबैलेंस फोर्स ज़्यादा होगा, और जितना अनबैलेंस फोर्स ज़्यादा उतना ज़्यादा एडसॉर्प्शन होगा। सो दिस आर द रीज़न वाई एडसॉर्प्शन प्रोसेस कैन बी पॉसिबल। नाउ अभी ये एडसॉर्प्शन प्रोसेस को हम थोड़ी थर्मोडाइनमिकली इसके मैकेनिज्म के बारे में अगर बात करें तो ज़्यादातर केस में क्या होगा, सपोज दिस इज द आउटर फेस मॉलिक्यूल, आउटर सरफेस मॉलिक्यूल।
अभी हमको पता है इसका बैलेंस, मतलब यहाँ पे उसका टोटल फोर्स बैलेंस नहीं है इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूल ऑफ द बल्क। बल्क के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ये आउटर सरफेस के मॉलिक्यूल का फोर्स बैलेंस नहीं है, देयर इज रेसिडुअल एट्रैक्टिव फोर्स इज देयर। तो उसको बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा, उसकी एनर्जी अभी ज़्यादा है। क्यों एनर्जी ज़्यादा है? क्योंकि उसका फोर्स बैलेंस नहीं है, सो किसी को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट होने के साथ अभी उसकी एनर्जी जो ज़्यादा थी वो रिमूव हो जाएगी, ये एडजस्ट हो गया यहाँ पे। दिस रिएक्शन इज नोन एज एडसॉर्प्शन। बट इसका एडसॉर्प्शन होने के साथ ही जो ज़्यादा एनर्जी थी वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। सो इन द थर्मोडाइनमिक टर्म वी कैन से दैट एब्सॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज जो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा थी आफ्टर द एब्सॉर्प्शन वो रिमूव हो रही है। सो वी कैन से दैट हीट ऑफ एब्सॉर्प्शन और वी कैन से डेल्टा एच, यहाँ पे हीट रिमूव होगी और वी कैन से एनर्जी रिमूव होगी। क्यों एनर्जी रिमूव होगी? बिकॉज दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डिक्रीज दिस सरफेस एनर्जी, जो सरफेस एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, वो डिक्रीज होगी। कब डिक्रीज होगी? विच अपीयर्स एज अ हीट, बट डिक्रीज कब होगी? वो सर तब डिक्रीज होगी जब उसकी सरफेस पे एब्सॉर्प्शन होगा। आफ्टर द एब्सॉर्प्शन जो ज़्यादा एनर्जी थी वो अभी रिमूव हो रही है। Because of that removable energy, we can say that delta H is negative here. So our process is exothermic. Clear? Here our process is exothermic process. Okay, let's go ahead. अब हम यहाँ पे डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज है उससे अवेयर हो गया। Here enthalpy change is negative, which is important for spontaneous reaction as we know in the thermodynamic term. So here delta H or we can say enthalpy change is negative. So we can say this process is exothermic process. Now what about entropy? एंट्रोपी अब हम कब बता रहे सर? एंट्रोपी इन जनरल वे हम ये कह सकते हो कितना सिस्टमेटिक सरफेस है या फिर कितना सिस्टमेटिक रीअरेंजमेंट है, उसके साथ हम एंट्रोपी को रिलेट कर सकते हैं। सब these are the gaseous molecule or we can say these are the absorbent sorry, बट बिफोर दी एब्सॉर्प्शन वो अभी फ्री है, वो कहीं पे भी मतलब ये गैस मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। जितने वो रिमूव हो रहे, जितने मूव हो रहे, जितनी एनर्जी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग उसकी उतनी एंट्रोपी भी ज़्यादा है। बिकॉज हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है जितना सिस्टमेटिक काम नहीं है, मतलब जितना इसिस्टमेटिक है, जितना मतलब एकदम से सिस्टमेटिक नहीं है, उतनी एंट्रोपी ज़्यादा है। बट दे आर फ्री. But after the absorption, now this is after the absorption, the freedom of that particular gases are restricted. अभी वो restricted है, अभी वो जैसे पहले मूव कर रहे थे उसके जैसे अभी मूव नहीं कर सकते। अभी उसका अरेंजमेंट सिस्टमेटिक हो गया है। जितना सिस्टमेटिक रीअरेंजमेंट डिक्रीज दी एंट्रोपी चेंज एज वी लर्न इन थर्मोडायनेमिक्स। तो सर जैसे यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, उसके एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, सॉरी उसके साथ एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है। सो वी कैन से डेल्टा एस और एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो नेगेटिव। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंट्रोपी डिक्रीज। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज एंट्रोपी डिक्रीज होने का रीज़न यही है कि यहाँ पे वो पहले फ्री मॉलिक्यूल थे, कहीं पे भी मूव कर सकते थे, किसी भी हालत में मूव कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। क्यों? अभी वो एडजस्टेबल है। तो जितना मतलब इम्बैलेंस था, जितनी उसको कोई उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, उसकी उतनी एंट्रोपी ज़्यादा थी। अब दे आर अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन, अभी वो मूव नहीं कर सकते। सो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। सो डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव देयर। एज वी नो फॉर द ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एक रिक्वायरमेंट है, द टोटल गिव्स एनर्जी फिर चेंज इज मस्ट बी नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। रिपीट, delta G should be negative at constant temperature and pressure for the spontaneous reaction. अभी हम क्या करते थे, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा S विद द गिब्स एनर्जी इज अ नॉन इक्वेशन। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन इज डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। एज वी नो दिस वैल्यू इज नेगेटिव और यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, बीच में नेगेटिव साइन है। नेगेटिव नेगेटिव इसको हम पूरा क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। सो फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये जो सम है टी डेल्टा एस, वो जो एनर्जी है वो एनर्जी से ये डेल्टा एच ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। टी डेल्टा एस, आई रिपीट हियर, डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड वन मोर माइनस साइन इज देयर, माइनस माइनस हम क्या बोलेंगे प्लस। डेल्टा एस नेगेटिव प्लस, बट टी डेल्टा एस वैल्यू माइनस टी डेल्टा एस वैल्यू इज पॉजिटिव हियर। सो फॉर दी नेगेटिव डेल्टा जी हमको यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कितनी चाहिए,
नेगेटिव वैल्यू इज मोर देन दिस प्लस पॉजिटिव वैल्यू, तभी डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है. सो वी कैन से डेल्टा एच इज सफिशेंटली हाई नेगेटिव एज माइनस टी डेल्टा एच पॉजिटिव. जो टी डेल्टा एच है माइनस टी डेल्टा एच की टोटल पॉजिटिव वैल्यू है उसकी कंपैरिजन में डेल्टा एच ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए. देन एंड देन वी विल गेट टोटल फैक्टर इज नेगेटिव ओवर हियर. तो जितनी डेल्टा एच ज़्यादा रहेगी उतनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी. जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है, पहले मतलब ये पहला मॉलिक्यूल आया तो ज़्यादा एनर्जी रिमूव हुई, फिर एक आते गए उसके साथ एनर्जी रिमूव होती गई. सपोज अभी ये हो रहा है कि पूरा सरफेस आउटर मॉलिक्यूल से मतलब अभी पूरा एडसॉर्प्शन यहाँ पे हो चुका है, तो धीरे धीरे जो एनर्जी रिमूव हो रही थी वो वैल्यू डिक्रीज होती है. सो डेल्टा एच डिक्रीज हो रही है बट सिस्टम ज़्यादा हो रही है. सो ये डेल्टा एच भी डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ माइनस माइनस प्लस. सो वी कैन से ये पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी और नेगेटिव वैल्यू कम होगी. एक टाइम ऐसा आएगा वेयर डेल्टा एच एंड डेल्टा टी डेल्टा एस वैल्यू इज इक्वल बट इन डिफरेंट वे. दिस इज डेल्टा एच इन नेगेटिव वैल्यू एंड माइनस टी डेल्टा एस होल वैल्यू इन पॉजिटिव वे. जब वो इक्वल हुई, सपोज दिस इज -10 and this is +10, -10 + 10 0, then at that time delta G should be 0. As we know, at the delta G 0 reaction is in the equilibrium state. So यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे equilibrium state मतलब सेट हो जाएगा. So equilibrium is attained we can say. तो ज़्यादातर केस में ऑन द बेसिस ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी एडसॉर्प्शन मैकेनिज्म कैन बी सेटिस्फाइड. ओके, और यहाँ से एक मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइटिंग में एमसीक्यू आ सकते हैं. अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में राइटिंग में पूछना है तो मतलब पॉसिबिलिटी कम है बट यस हो सकता है. तो उसके लिए एनसीईआरटी पोर्शन आई विल गोइंग टू गिव यू इन दी पीडीएफ फॉर्म. सो पहले इतने के लिए जल्दी से दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लो. ओके फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू लर्न दी टाइप्स ऑफ दी एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन के कौन से टाइप हो सकते हैं. वी आर गोइंग टू टॉकिंग ऑन द बेस ऑफ दी फोर्स ऑफ दी अट्रैक्शन. कितना अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है और कितना अट्रैक्शन फोर्स कम है, उनके बेसिस पे हमको यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट करना है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन possible on the basis of attraction forces, that is physical adsorption or we can say physisorption. I repeat, physical adsorption or we can say physisorption. Then second one is chemical adsorption or we can say chemisorption. Physisorption and chemisorption. Mainly in the physisorption, weak forces are there. Or which types of weak forces we have learned? They are van der Waals forces. I repeat, mainly in the physisorption, weak attraction forces like van der Waals forces are there. So like van der Waals forces are possible. यहाँ पे खाली attraction होगा within the adsorbent and adsorbent, उन दोनों के बीच में खाली weak attraction होगा, not a permanent force is there. So permanent force नहीं, इसलिए यहाँ पे desorption easily हो सकता है with the increase in temperature or with the lowering in pressure. Desorption is possible easily here in the physical adsorption or we can say physisorption. But if we talking about the chemisorption, strong chemical forces are there. Which types of strong chemical forces? I mean to say strong chemical bond are there. That is covalent bond और ionic bond. यहाँ पे adsorbent और adsorbent के बीच में covalent या फिर ionic bond ही बन जाएगा. Because of that covalent bond और ionic bond उसको हम easily अलग नहीं कर सकते. यहाँ पे डिसॉर्प्शन थोड़ा हार्ड रहेगा इन कंपैरिजन टू फिजिसॉर्प्शन. और वी कैन से सर फिजिसॉर्प्शन की कंपैरिजन में तो यहाँ पे डिसॉर्प्शन हो ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे वो वीक फोर्स था जो रिमूव हो रहा है. बट इन दी केमिसॉर्प्शन ये परमानेंट बॉन्ड है, अभी इसको हम रिमूव नहीं कर सकते. क्लियर. और मेनली विद द टेम्परेचर, एक बात ये आगे आने वाला है बट यहाँ पे रिलेटेड है, सो हम अभी इसको कर लेते हैं. सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द मेटल और यू कैन से निकल मेटल, and this is the portion, gaseous portion of the hydrogen. First gaseous portion of the hydrogen is adsorbed on the surface of the nickel. और मेनली यहाँ पे इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ कई बार ये होगा कि ये रिमूव हो जाएगा. बट कुछ पार्टिकल ऐसे रहेंगे विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर दे आर गोइंग टू मेक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड विथ निकल. तो सर वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे केमिसॉर्प्शन हो जाएगा. अभी टेम्परेचर के रिगार्डिंग हम उसका बहुत कुछ नहीं कर सकते.
क्लियर. नाउ इट्स ऑल अबाउट दी फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन. मेनली ये दोनों तरीके से राइटिंग में भी आपको आ सकता है और दोनों की कंपैरिजन और वी कैन से दोनों का डिफरेंस भी एग्जाम में आ सकता है और टेक्स्ट बुक में दोनों तरीके से लिखा है. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जो जितना थियरिकल पोर्शन लिखा वो नहीं लिखते, उसके बजाय यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन और वी कैन से कंपैरिजन और डिफरेंस देख लेते हैं. तो दो बेनिफिट हो गए. फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा कि सर ये याद रखने में थोड़ा इजी रह जाएगा, तो इसको हम इजीली याद कर सकते हैं दोस्तों. क्लियर. सो लेट्स गो फॉर द डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन. यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वही अभी रिपीट होने वाला है. नॉर्मली इन द फिजिक्स ऑप्शन which types of force is there, sir? Weak forces like van der Waals forces is there. In the chemist option, which types of force is there? Chemical bonds, not James bond. Chemical bonds like ionic or we can say covalent bond are there. So we can say sir ये strong रहेगा in comparison to physics option. ये easily remove हो सकता है. इसको reversible करना impossible रहेगा in a normal condition. Clear? So this is not specific in nature. ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं है. आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल विद द जनरल एग्जांपल. आप कहीं पे घूमने जाते हो, आप कहीं पे मतलब फेयर में जा रहे हो और वहाँ पे बहुत सारे एक साथ शॉप्स है जहाँ पे आपको चाहिए वो सभी चीज़ मिल रही है. तो जिसको भी आप देखो उसके तरफ आपका अट्रैक्शन हो रहा है. जो भी चीज़ चाहिए ये मिल रही है, इसके साथ अट्रैक्शन ये जनरल शॉपिंग मॉल में ये होता है. इसके साथ भी अट्रैक्शन, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना. लेकिन स्ट्रांग नहीं है. मतलब अगर ऊपर से हाई कोर्ट से मतलब मम्मी या पापा ने मना कर दिया अभी नहीं चाहिए तो फिर वो पॉसिबल नहीं है. सो अट्रैक्शन होगा इन जनरल, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, बट इजीली रिमूव भी हो सकता है. बट हाईली स्पेसिफिक इन नेचर मतलब सभी एटम का, सभी गैसेस का, सभी सॉलिड के साथ एड्सॉर्प्शन होना, केमिकल एड्सॉर्प्शन होना, दैट इज नॉट पॉसिबल. बट इन द स्मॉलर क्वांटिटी फिजिक्स ऑप्शन होना इज कॉमन मटेरियल. सुबह में आप घर से नहा धो के निकलो, वाइट रुमाल, वाइट हैंकी आपके जेब में रखो और दोपहर तक घूमने के बाद वो वाइट कलर को एकदम ठीक से ऐसे रब करो, फिर वो कलर किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन. वो नॉर्मल है, सभी के साथ थोड़ी बहुत मात्रा में तो होगा ही होगा. ओके, बट केमिस्ट ऑप्शन जल्दी से नहीं होगा. दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, सो वी कैन से डिसऑर्प्शन इज पॉसिबल. इन अ नॉर्मल कंडीशन इट इज इरिवर्सिबल. So desorption is not possible as we discussed. Depends upon nature of the gas. Yes, ये आपको जरा पढ़ना चाहिए. Depends upon nature it means जो गैस ज़्यादा पोलर है. One more thing, जो गैस ज़्यादा और जल्दी से लिक्विडाइजेशन जिसका हो सकता है, that gas can be absorbed more than other gas. जिसका एड्सॉर्प्शन, किसका एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा, वो गैस का ज़्यादा होगा सर जो जल्दी लिक्विफाइड होगा. कौन जल्दी लिक्विफाइड होगा? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एज वी लर्न इन 11th साइंस. सो यहाँ पे इन कंपैरिजन विथ CO2 एंड H2, CO2 का जल्दी से होगा, H2 का कम होगा. क्यों सर? CO2 का लिक्विडाइजेशन इजीली कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर इन कंपेरिजन टू H2. अगेन केमिस्ट ऑप्शन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर, दैट वो भी नेचर पे डिपेंड करता है. वही गैस के साथ, मतलब सपोज दिस इज द मेटल एंड दिस इज द गैस, तो कोई भी गैस जाके मतलब ये करेगा मेरे को एब्सॉर्प्शन करना है, नॉट पॉसिबल. स्पेसिफिक गैस विच इज एबल टू रिएक्ट विथ दिस एब्सॉर्बेंट, देन एंड देन केमिस्ट ऑप्शन इज पॉसिबल. दिस इज एबल टू रिएक्ट, नाउ केमिस्ट ऑप्शन इज पॉसिबल. सो ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर. गैस कैन रिएक्ट विथ द एब्सॉर्बेंट, देन एंड देन केमिस्ट ऑप्शन इज पॉसिबल. Again, the enthalpy of the adsorption, both the types of adsorption, chemi and physics option, both are the exothermic process. So in both the reaction energy should be removed, but chemist option मतलब ज़्यादा strong है तो ज़्यादा energy remove होगी in comparison to physics option. We can say in the physics option 20 to 40 kilojoule per mole energy should be removed, but in the chemist option high energy will be removed 80 to 240 Kelvin kilojoule per mole. So this value you have to remember for the MCQ, for the short question. And yes, this question should be asked in board exam in the writing phase. और आगे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, सो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगा दोस्तों. देन और पर्टिकुलर ये पॉइंट्स है MCQ, कई बार MCQ आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा नेचर वाला. यहाँ से MCQ आते हैं विच वी आर गोइंग टू लर्न इन वन अनदर टॉपिक ऑल्सो. ओके, देन लो टेम्परेचर इज गुड. ज़्यादातर गैस में फिजिक्स ऑप्शन में क्या रहेगा सर? ये गैसेस मॉलिक्यूल
या सरफेस पे आप आके अट्रैक्ट हो रहा है और वहाँ पे सिस्टम मतलब रुक रहा है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसको निकलना पड़ेगा। सो लो टेम्परेचर इज़ गुड, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ये निकल जाएगा, बट इसके लिए एकदम अपोजिट होगा। हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर केमिसॉर्प्शन। जैसे इसका अभी इसका वीक बॉन्ड है और ये केमिसॉर्प्शन यहाँ पे पॉसिबल है, विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर वो बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा। नाउ वो इजीली रिमूव नहीं हो सकता। सो जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना केमिसॉर्प्शन ज़्यादा, बट इन दी स्पेशल और reactable gases with the reactable adsorbent. Clear? So high temperature is favorable. With increase in temperature, adsorption will increase, वो भी increase होगा। ठीक है। Now no appreciable activation energy is needed. अभी हमने दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा, तो वी आर नॉट अवेयर फ्रॉम दी एक्चुअल एक्टिवेशन एनर्जी, बट इन अ सिंपल वे मैं इतना कह सकता हूँ, इसको इसके साथ अटैच होने के लिए कोई एनर्जी देनी पड़ेगा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी इन अ सिंपल लैंग्वेज। इन अ केमिकल लैंग्वेज काइनेटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, कुछ लाज शर्म है ही नहीं, किसी के साथ भी ये जल्दी से एब्सॉर्प्शन कर देगा, बट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। सो नो एनर्जी इज नीडेड, बट हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड इन द केमिसॉर्प्शन। देयर इज वन सेंटेंस इज कॉमन फॉर दी बोथ रिएक्शन, दोनों के लिए कॉमन सेंटेंस है। विच इज़ कॉमन सेंटेंस? जितना सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा उतना सॉर्प्शन ज़्यादा होगा, वेदर इट इज़ केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन। ऑलरेडी हमने आगे की स्लाइड में पढ़ा था। एज दी सरफेस एरिया इंक्रीज, केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन बोथ टाइप्स ऑफ सॉर्प्शन आर इंक्रीज। लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मल्टी मोलिकुलर लेयर इज पॉसिबल। अभी यहाँ पे आप सपोज करो दिस इज दी एडसॉर्बेंट और इसके ऊपर ये एब्सॉर्प्शन हुआ है, तो मल्टी मोलिकुलर इसके ऊपर भी हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल इन फिजिसॉर्प्शन। मतलब उसकी भी एक लिमिट होगी, एकदम से होता ही जाएगा ऐसा नहीं है, बट एक लेयर के ऊपर दूसरा पॉसिबल है। मल्टी लेयर इज़ पॉसिबल इन फिजिसॉर्प्शन। क्यों पॉसिबल है सर? जल्दी से आना और जल्दी से जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट unimolecular layer, I repeat, unimolecular layer is possible in the chemisoption। खाली इतना ही हो सकता है, इसके ऊपर एक ही लेयर बनेगा, second layer on the first layer of the adsorbent is not possible in chemisoption। Clear? So these are the comparison or we can say difference of the chemisoption and physisorption। दोस्तों एग्जाम में ये आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज MCQ में और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और ये पॉइंट MCQ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अगर दोस्तों इसमें कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, फिर से वीडियो देखना है, फिर भी कन्फ्यूजन रहता है, देन वी विल टेक द बेनिफिट ऑफ द डाउट सॉल्यूशन सेशन। ओके, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। Absorption and adsorption. Some tea accidentally falls while you're studying. What is the best way to remove it off immediately? Click on the right option. Yes. Now watch the tissue paper suck away the spilled liquid quickly. If we had used ordinary paper, the tea would not be completely absorbed. Tissue paper absorbs a liquid and ordinary paper adsorbs a liquid. How are these two different? Let us learn more on them. Let's understand absorption and adsorption a little better. Absorption is the passage of one substance into or through the bulk of another medium. The absorbed substance spreads to saturate the whole of the medium to form a solution. The mixing with the other medium's environment is so well that one fails to recognize its existence as a separate entity. In contrast, what happens during adsorption? Adsorption is the addition or sticking together of molecules of a gas, liquid, or dissolved solids to the surface of a solid or sometimes a liquid. The molecules are loosely held by the surface and can easily drop off.
Let's see the difference between these processes. Absorption is seen in common day examples. Perfume spray is absorbed by our skin. Crisp finger chips turn soggy because they have absorbed moisture from the air. One substance is well soaked into a different medium. What about adsorption? Here is a jar containing a red dye dissolved in water. Look, what happens when a solid pellet of carbon is dropped into the jar? Well, isn't that surprising? The red color has almost disappeared in the jar. Why? The charcoal pellet has minute pores on its surface that cause the colored particles stick to it. The red dye undergoes the process of adsorption. Shake or warm this jar, and lo, you get back the red color. Adsorption can be easily reversed by simple heating and is transitory. When a substance is absorbed in a different medium, it's called absorption. Usually, absorption cannot be reversed by simple means, although it may also be temporary. Now let's focus on adsorption by carbon and some practical applications. We could use adsorption for such diverse things like in deodorizing air in a refrigerator, decolorizing sugar solution, and controlling excessive acidity. Activated charcoal in a gas mask attracts toxic gas molecules, allowing the person wearing the mask to breathe fresh air. Drag the carbon pellet to each of the units displayed here one by one and observe the reactions that take place. Identify whether a solid or liquid or gas is adsorbed by carbon in all these cases.